शौहर सऊदी अरब में शौहर के भाई ने अपनी भाभी के ऊपर हमला कर दिया और हमले में उसने आगे से जो फ़ाइट की और उसका इल्ज़ाम भी ये लगा दिया कि ये मेरे ऊपर हमला कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान। और एक नौजवान जो अपने घर का कफ़ील बनना चाहता था, बड़ा भाई, उससे छोटा ये, उससे छोटी दो बहनें, 4 अफराद, माँ बाप। और बड़ा भाई जो है उसकी नौकरी अच्छी थी और उसकी बेगम जो थी वो भी पढ़ी लिखी थी और कोई सर्जन थी शायद। और इस तरह से ये फैमिली अपने ज़िंदगी गुजार रही थी। छोटे भाई की शादी होती है, शादी के बाद 1-1.5 साल वो वहीं पर रहता है पाकिस्तान में। और उसके बाद उसके हालात इतने टाइट हो गए कि वो चाहता था कि मैं बाहर चला जाऊं, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं जो अच्छे से रोज़गार नहीं कमा सकते, वो फिर आखिरी सहारा ढूंढते हैं किसी दूसरे मुल्क चले जाएं, क्योंकि वहाँ का पैसा स्ट्रॉन्ग है। मज़दूरी कम भी मिलेगी, लेकिन वो पाकिस्तान में आके जब जमा तफरीक होता है तो बहुत ज़्यादा पैसे बन जाते हैं। ये नौजवान भी वहाँ से पाकिस्तान से सऊदी अरब आ गया और सऊदी अरब आकर हालात बड़े टाइट थे। काम इसको कोई आता नहीं था, हुनर इसके पास नहीं था और आज आके इसके पास मज़दूरी का काम था। मज़दूरी करते करते साथ साथ इसने ड्राइवरी का लाइसेंस लिया बड़ी मुश्किल से। अब इसको ड्राइवरी का लाइसेंस मिला तो इसको 800 रुपये पर मंथ के ऊपर नौकरी मिल गई। अब ये ड्राइवर बन गया। अब ये घर पे कुछ ना कुछ पैसे भेजता और ये कहता कि हमारे घर के ऊपर मेरा जो बड़ा भाई था ना, वो मेरे लिए मेरे बाप जैसा था। घर के सारे मामला वही देखता था और जो लेन देन सब कुछ उसी ने करना होता था। अब घर पर मैं पैसे जो भेजता था वो अपने भाई को भेजता था। मेरे भाई से मेरी बेगम जो है पैसे लेके इस्तेमाल करती थी और मेरा भाई जो है वो घर के सारे माहौल को देख रहा था। मेरे भाई के 2 बच्चे भी थे और वो पढ़ रहे थे। इधर मैं था, मेरी 2 साल शादी रही और मतलब पाकिस्तान में मैं रहा हूँ 1.5 से 2 साल और हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी। और यहाँ आकर मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी और तकरीबन 3 साल के बाद मैं पाकिस्तान पहली बार गया था। लेकिन उस पाकिस्तान जाने में मुझे क्या क्या फेस करना पड़ा। जब 1.5 साल गुजरा तो मेरी बीवी का एक दिन मुझे फ़ोन आता है और मेरी बीवी मुझे फ़ोन करके रो के बता रही है कि आपके भाई ने मेरे ऊपर अटैम्प्ट किया है, मुझे उन्होंने हरासमेंट किया, मेरे जिस्म को नोचना चाहा। तो मुझे उसकी बातें सुनकर इतना गुस्सा आया कि मेरा बाप जैसा भाई है जिसके लिए तुम ये अल्फाज बोल रही हो। मैंने अपनी बीवी को बुरा भला कहा और उसके बाद उसे मैंने कहा कि तुम गलत बोल रही हो। वो कहती नहीं भाभी इस बात की गवाह हैं, उन्होंने खुद अपने शौहर को धक्का देकर कमरे से निकाला है। लेकिन मैंने उसकी बात पर कोई यकीन नहीं किया, उसे बुरा भला कहकर फ़ोन बंद कर दिया, शटअप कह दिया। अब वो बेचारी रोती हुई फ़ोन बंद कर गई। उसके बाद मैं खामोश रहा, भाई से मैंने कोई बात नहीं की और मैं शर्मिंदा था कि मैं अपने भाई के लिए कैसे कोई अल्फाज इस्तेमाल करूँ जो मुझे मेरे बाप जैसा शफीक लगता है। अब एक दिन गुजरा, अगले दिन दोपहर का टाइम हुआ तो मेरे भाई का फ़ोन आया मुझे। मेरे भाई का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि भाभी ने आपको कोई बात की। मैंने कहा जी हाँ, कल उन्होंने बात की थी, लेकिन आप परेशान ना हो, वो कहीं ऐसे ही गलत बात कर रही है। उसके जहन में शायद ये है कि आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाएगी और मैं उसको सऊदीया बुला लूँगा, क्योंकि वो आए रोज़ मुझे कहती रहती है कि मुझे वहाँ बुला लो, मुझे वहाँ बुला लो। अब तुम्हारी कुछ तनख्वाह भी अच्छी हो गई है, लेकिन मेरी इतनी अच्छी तनख्वाह नहीं है कि मैं उससे बुला लूँ, लेकिन आप टेंशन ना लें। अब कुछ वक्त गुजरा, जब मैं पाकिस्तान पहुंचा हूँ 3 साल के बाद, तो मैंने घर जाकर सबसे पहला कदम ये उठाया कि मैं इस औरत को तलाक दे दूंगा। अब मैं उसे कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और वो मेरे पाँव पकड़ रही है। उसके बाद उसके घर वाले इसमें शामिल हो गए और आखिरकार उसने मेरे सामने बैठकर मेरे पाँव पकड़ कर कहा कि मुझसे गलती हो गई थी, मैंने तुम्हारे भाई के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। मैंने उसको बाजू से पकड़ा और घसीटता हुआ भाई के कमरे में ले गया और ले जाकर मैंने कहा भाई के पाँव पकड़ और इससे माफ़ी मांग। मेरी बेगम ने मेरे भाई के पाँव पकड़े, मेरी भाभी के पाँव पकड़े और उनसे माफ़ी मांगी कि उसने गलती कर ली है। और उसके बाद दोबारा मामूल के मुताबिक मामला चलने लगे और मैं अपनी बीवी की तरफ देखता नहीं था। मुझे उससे नफ़रत सी हो गई थी कि इसने मेरे भाई के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। और मैं वापस पाकिस्तान से सऊदीया आ गया। यहाँ पर जिस कंपनी के लिए मैं ड्राइवरी करता था, उस कंपनी में एक इंडियन काम करता था और उस इंडियन का भला हो, उसने मुझे कहा कि ये जो मशीन मैं ऑपरेट करता हूँ, इस मशीन को सीखना शुरू कर दो ताकि तुम अच्छे पैसे कमा सको, तुम्हारे माली हालात ख़राब हैं। मैंने उसके कहने पर कोशिश की और मेरे जो कफ़ील थे उन्होंने मुझे उसका असिस्टेंट लगा दिया और कुछ वक्त लगा कि मैं उस मशीन को अच्छे से सीख गया और मैं उसे चलाने लगा। अब उसकी जगह पर मैं मशीन को चलाता था, वो थोड़ा रेस्ट कर लेता था, लेकिन मेरी तनख्वाह उतनी ही थी। अब मेरी तनख्वाह तब ही बढ़ सकती थी जब मेरे पास कोई डिग्री हो। तो मैं पाकिस्तान आया 2-3 बार, जल्दी मतलब बीच में एडमिशन लिया प्राइवेट और उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया। डिप्लोमे के जब रिज़ल्ट आया तो फिर मैं वापस गया हूँ और इसी सारे मरहले के दौरान 8 साल का अरसा गुजर चुका था। 8 साल के अरसे में मेरे वालिद जो हैं उनकी भी डेथ हो गई, मेरी वालदा जो है उनकी भी डेथ हो गई थी और मेरी बीवी जो है वो मेरे भाई के रहमो करम पे चल रही थी। इधर जब मैं डिग्री लेके वापस आया हूँ तो मुझे इस कंपनी के अंदर 3500 पे तनख्वाह पे नौकरी मिल गई, मेरी प्रमोशन होगी कह लें। और अब मैं कुछ सुखी हो गया, मैं घर भी अच्छे पैसे भेजने लगा। मेरी बेगम फिर मुझे कहने लगी कि अब आपकी सैलरी अच्छी हो गई है,
तो आप मुझे वहीं पे क्यों नहीं ले जाते। मैं अब कुछ ना कुछ उससे मानूस हो गया था, जो मेरे दिल में उसके लिए नफ़रत थी, जो उसने मेरे भाई के लिए बातें कही थी, अब वो मुझे इतनी याद नहीं आती थी। अब मैंने उसको बुलाने का प्लान शुरू किया और कुछ वक्त गुजरा कि मेरी सैलरी जो है वो 4000 रियाल हो गई और मैं बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारने लगा। अब मैंने अपनी बेगम को बुला लिया, जैसे वो पाकिस्तान से यहाँ आई और यहाँ पर हम इकट्ठे रहते थे। कुछ वक्त लगा मुझे उसके साथ एडजस्ट होने में, और इसी दौरानिए में मेरे भाई और भाभी जो हैं वो भी पाकिस्तान से कनाडा चले गए। वो वहाँ पर बड़े अच्छे सेटल हो गए, उनके बच्चे भी वहाँ पढ़ रहे थे। और उसके बाद बीवी जब यहाँ आ गई तो अल्लाह ताला ने हमें औलाद से नवाजा। पहले एक बेटी हुई, फिर एक बेटी हुई। अब हमारा ध्यान बच्चों की तरफ था। मैं अपनी बीवी के साथ ना चाहते हुए भी ज़िंदगी गुजार रहा था कि वो मेरी बेटियों की माँ है, और हमने अपनी बेटियों को बड़ी अच्छी तालीम दी, दीनी तालीम दी। बेटियां अच्छे से पढ़ी और बेटियां पढ़ती गईं, वक्त गुजरता गया और मैंने कुछ पैसा जमा किया। पाकिस्तान में भी कोई छोटे मोटा घर बना लिया, कोई ज़मीन खरीद ली, और ये कह लें कि हम कुछ सरमायादार कहलाने लग गए। इधर मेरी बीवी थी और उसने कभी कोई बात नहीं की इस बारे में, जो उसने मेरे भाई के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था। लेकिन मुझे कभी कभी बैठे बैठे याद आता, लेकिन मैं उसे कुछ ना कहता, मैं खामोश रहता। अब मेरी बेटियां जो हैं वो जवान हो चुकी थीं और हम लोग पाकिस्तान आए हुए थे, उधर भाई भी पाकिस्तान आए हुए थे। और पाकिस्तान में उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी बेटियों की शादी जो अपने बेटों से करना चाहता हूं। मैंने उन्हें कहा अच्छा ठीक है, मैं बच्चियों से बात करूंगा। बच्चियों से जब बात की तो बच्चियों ने कहा कि जैसे आप कहेंगे। और इधर मेरी बेगम जो है वो मुझे अलग कमरे में ले गई और उन्होंने कहा कि ये हरगिज़ नहीं हो सकता, तुम भूल गए हो कि तुम्हारे भाई ने मेरे ऊपर अटैम्प्ट की थी, मुझे उन्होंने हरासा किया था। अब क्या मैं उनके बेटों के साथ अपनी बच्चियों की शादी कर दूं? तुम्हें यकीन करना चाहिए वो कोई ना कोई बदला लेना चाह रहे हैं। मैंने उसे बुरा भला कहा, मैंने कहा तुम पुरानी बातों को खंगाल रही हो, तुम उससे बदला लेना चाहती हो, तुम हम भाइयों के दरमियान में तफरीक डालना चाहती हो, हमें फासला पैदा करना चाहती हो। जबकि वो रो रो कर कह रही थी कि मैंने उस वक्त सिर्फ और सिर्फ इसलिए अपने इस गुनाह को कबूल किया था कि तुम मुझे तलाक दे रहे थे। मैं तुम्हारे साथ 3-4 साल गुजार चुकी थी और मेरी उम्र 30 के करीब हो चुकी थी, मैं तुमसे तलाक कैसे ले लेती। मैंने इसी बिना पर अपने वालिदैन के कहने पर इस चीज़ को कबूल किया ताकि तुम्हारे निकाह में रह सकूं। इधर हमारे दरमियान काफ़ी नोकझोंक होती रही और उसके बाद आखिरकार मैंने अपनी बीवी के ऊपर प्रेशर बढ़ाया और मैंने भाई को कह दिया कि ठीक है, मेरी बेटियों की शादी आपके बेटों से होगी। कुछ वक्त गुजरा, उसके बाद शादी हो गई। बड़े धूमधाम से हमने गांव में शादी की और बच्चियों का निकाह हुआ और मेरे भाई ने बच्चियों का हक महर जो है वो 20 लाख रुपए लिखाया और वो उसी वक्त उन्होंने अदा भी कर दिया। उसके बाद मैं और मेरी बेगम जो है वापस आ गए। मैंने बेगम से कहा देखो भाई इतने अच्छे हैं और उन्होंने कोई बात नहीं की और तुम खाम उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो। बच्चियाँ अपने शौहरों के साथ रहीं 1 महीना और उसके बाद मेरे भाई का फ़ोन आया कि हम लोग कनाडा जा रहे हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, हम इनको तुम्हारे पास भेज रहे हैं और जैसे ही डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे तो फिर हम इन्हें कनाडा ले जाएंगे। बच्चियाँ हमारे पास आ गईं, बच्चे उधर चले गए और कुछ वक्त गुजरा कि मेरी बीवी ने मुझे कहा कि बच्चियाँ अपने शौहरों से रब्ता करना चाहती हैं लेकिन वो रब्ता नहीं कर रहे। बच्चियाँ जो हैं जब वो पाकिस्तान से आई थी उन्होंने बताया कि उनके शौहर उनके साथ बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश थी वो, और मैं भी खुश था कि हम भाइयों की औलादें जो है वो इकट्ठी हो गई हैं, अब हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब मेरी बीवी ने 15-20 दिन के बाद बताया कि बच्चे जो हैं इनका नंबर कभी ब्लॉक कर रहे हैं, इनके बोलने चलने में मुश्किल आ रही है, तो मैंने फिर बीवी से कहा कि तुम ऐसे ही खामखा अपने दिमाग में कोई बात सोच रही हो, वो कहीं परेशान होंगे। इधर मैं चाह रहा था कि मैं अपने भाई से बात करूं। तकरीबन कोई 1 महीना गुजर चुका था। मैंने अपने भाई को फ़ोन किया तो भाई आगे से कहते कि मैं मसरूफ़ हूँ, मैं बाद में फ़ोन करता हूँ। अब कुछ 1-2 दिन और गुजरे, उसके बाद भाई का फ़ोन आया और भाई कहते कि तुम्हारी बेटियों के लिए तलाक जो है वो रजिस्ट्री करवा दी है, 2-4 दिन में आपको मौसूल हो जाएगी, मेरे बच्चों ने आपकी बेटियों को तलाक दे दी है। तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारी बेटियाँ कनाडा जाएंगी? वो कभी कनाडा नहीं जा सकती। मैंने बदला लिया है जो तुम्हारी बीवी ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया था। अब मेरा एक पारा हाई हो, एक डाउन हो, मैं परेशान कि मेरी बीवी की वजह से मेरी बेटियों की ज़िंदगी ख़राब हो गई है। मैं घर गया, बीवी से झगड़ा शुरू किया। जब बीवी से झगड़ा हुआ, बच्चियों को पता लग गया तो बच्चियों ने भी आकर बताया कि जो हमारे ससुर थे उनकी जो मामला थे वो इसी तरह से थे, वो हमसे खुश नहीं थे, और जबकि हमारे शौहर जो थे वो ठीक थे, लेकिन अब ये उन्होंने किया है। बच्चियाँ कहती हैं कि पापा आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, आपने हमारी अम्मी के साथ भी अच्छा नहीं किया, हमारे साथ भी अच्छा नहीं किया, अब उसकी वजह से हमें तलाक हो गई है। इधर मैं अपनी बीवी पे चिल्ला रहा था कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ। अब वो कहती कि देखो मैं औरत हूँ, मैं क्यों अपने आप पे ऐसा इल्ज़ाम लगवाऊंगी, क्यों किसी के ऊपर ऐसी बात करूँगी। जब कुछ हुआ था तो मैंने कहा था ना, तुम्हें इस चीज़ की क्यों समझ नहीं आ रही। मेरा शौहर जो है वो मुझे कहता कि फिर तुम मुझे कैसे यकीन दिला सकती हो। कहती तुम बताओ। मैंने कहा कुरान पाक सर पे रखो और इसकी कसम खाओ। कहता उसने कुरान पाक सर पे रखा और कहा कि मैं इस सरजमीन की और इस कुरान पाक की कसम खा के कहती हूँ कि तुम्हारा भाई जो है वो उसने मेरे ऊपर
कह लो कि गंदी नज़र रखी, मुझे छेड़ा और मेरे ऊपर हमला किया था। मैंने और भाभी ने मिलकर उनको धक्के देकर निकाला था। उसके बाद मुझे यकीन हो गया और मैं परेशान था कि मेरा भाई ऐसा भी हो सकता है, जिसे मैं बाप की तरह शफीक समझता था। आज उसने मेरे सीने के ऊपर वार किया था। मेरे जिगर के टुकड़े जो मेरी बेटियां थीं उनको उसने बेआसरा कर दिया, उनके ऊपर एक तलाक का दाग लगा दिया, जबकि उनकी कोई ऐसी गलती नहीं थी। अब हम परेशान थे। कुछ वक्त गुजरा, मेरी बीवी जो है वो बीमार रहने लगी। उसके चंद महीनों के बाद उसे हार्ट अटैक आया और उसकी डेथ हो गई। अब वो फौत हो चुकी थी। और उधर कुछ वक्त गुजरा कि मेरे जो भाई थे, तकरीबन 1 से 1.5 साल का वक्त गुजर गया था, उनको भी हार्ट अटैक आया और वो फौत हो गए। मेरे जो भतीजे थे उनकी कॉल आती है मुझे और वो मुझे कहते हैं कि हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं चाहते थे, ये तो पापा की ज़िद थी जिस वजह से हमने तलाक दी है। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा तरीक़ाकार निकालें जिससे हम रजू कर सकें। आपकी बेटियां बहुत अच्छी हैं और हमें बहुत पसंद है, उनमें कोई कमी नहीं है। तो मैंने ये बात बेटियों को बताई और उसके बाद मुझे एक अंदर ही अंदर चीज़ जो है वो खंगाल रही थी। जबकि मेरी बीवी ने मुझे कह दिया था कि आपके भाई जो है ऐसे, उसने कसम खाई थी, मुझे यकीन आ चुका था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं एक तसल्ली और करना चाहता था। मैंने अपनी भाभी को फ़ोन किया, उनसे पूछा कि आपके बेटे इस तरह कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी हाँ, आपके भाई ने ही अपना बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया था, मेरे बेटों की कोई गलती नहीं है। अगर कोई रास्ता निकल सकता है तो बताएं, हम हाजिर हैं। तो मैंने कहा भाभी एक एहसान मुझ पे और करें। मेरी बीवी ने मुझे कहा था कि आप उस बात की गवाह थी, तो फिर मुझे बताएं कि कौन गलत था, मेरी बीवी गलत थी या मेरा भाई गलत था। तो उसने रोते हुए कहा कि आपका भाई गलत था, मैंने और तुम्हारी बीवी ने हमने धक्के देकर उसको कमरे से निकाला था और उसके बाद मैंने जो बयान दिया था वो आपके भाई के कहने पर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर तुम बयान मेरे हक़ में नहीं दोगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। मैं मजबूर थी। और ये साहब कहते हैं कि मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी, मेरी बीवी जो है वो मुझसे बिछड़ चुकी थी, ना मैं अपनी बीवी से माफ़ी मांग सकता था और ना मैं अपने भाई से पूछ सकता था, और मेरी बेटियां जो हैं वो मेरे सामने थीं जो तलाक याफ्ता कहला रही थी। अब मैंने अपनी बेटियों से कहा कि आप लोगों की शादी करनी है, तो उन्होंने कहा पापा आप जो चाहें कहें, लेकिन हम हाजिर हैं, लेकिन शादी वाले मामले में हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। बेटियां जो हैं उन्होंने शादी नहीं की, 3 साल गुजर गए, मैंने बहनों को बीच में ऐड किया, फिर बड़े मतलब तरीके से ये सारे मामला चले। लेकिन कहता है कि मैं आज परेशान हूँ कि मैंने एक भाई के ऊपर एतमाद किया और भाई ने मेरे एतमाद का ये हाल किया। उस भाई को मैं अपना 1-1 रुपया भेजता था कि मेरी बीवी भी उससे खर्चा मांग कर लेती थी। तो इस बारे में मैं कहाँ गलत था? मैंने तो हर चीज़ को अच्छे से करना चाहा। तो आप लोग बताएं कि ये क्या, इसने कहाँ गलती की? क्या इसको नहीं चाहिए था कि जब ये सऊदीया गया तो उसके कुछ वक्त के बाद बीवी को साथ ले जाता, या बीवी जब कह रही थी कि तुम पाकिस्तान आ जाओ सारे काम छोड़कर, तो पाकिस्तान आ जाता? तो ये सारी चीज़ें सोचने वाली थी। और हमारे अक्सर परदेसी भाई जो हैं वो 1-1 रुपया जमा करने की खातिर अपने रिश्तों को ख़राब कर लेते हैं। जब वो 15-20 साल या 25 साल के बाद वापस आते हैं तो बीवी जो है उसकी जवानी ख़त्म हो चुकी होती है, इनकी जवानी ख़त्म हो चुकी होती है, बच्चे जवान होते हैं लेकिन इनके दरमियान मोहब्बत नहीं होती। तो आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने रिश्तों को बचाएं, उसके बाद रुपया पैसा है। और अगर आपके पास कोई ऐसी कहानियाँ हमसे शेयर करना चाहते हैं तो नंबर है 03002520 629। दुआ में याद रखिएगा, सबके लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।